ये माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की एक विशेष प्रस्तुति है। अक्सर जब हम आंखें मूंद कर अपने जीवन के उन अदृश्य धागों के बारे में सोचते हैं जो हमें दूसरों से जोड़ते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमारा सामाजिक दायरा महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक नक्शा है, हमारे बीते हुए कल की कहानी और आने वाले कल का इशारा। मैं अक्सर सोचता हूं कि हम सब अपनी जिंदगी के इस ताने बाने को कैसे बुनते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास फोन में हजारों नंबर होते हैं, पर जब दिल की बात कहनी हो तो शायद एक भी ऐसा कंधा नहीं मिलता जहां सिर रखा जा सके। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिनके दोस्त ही आपस में गहरे दोस्त बन जाते हैं। एक ऐसा बंद कमरा जहां बाहर की ताजा हवा कम ही पहुंचती है। मेरा एक छोटा भाई है, समीर। समीर बिल्कुल वैसा ही है जिसे दुनिया एक जादुई शख्सियत कहती है। वो किसी भी महफिल में जाए 5 मिनट में सबको अपना बना लेता है। उसके पास एक अनोखी ऊर्जा है। वो ऊंचा बोलता है, बातें लंबी करता है और कभी किसी को टोकता नहीं। लोग उसे एक्सपेंशनिस्ट कह सकते हैं क्योंकि उसका दायरा इतना बड़ा है कि उसे खुद नहीं पता उसके कितने जानने वाले हैं। लेकिन एक शाम जब हम बालकनी में चाय पी रहे थे, उसने मुझसे कहा, भैया मैं सबको जानता हूं, पर मुझे लगता है मेरा अपना कोई नहीं है। यह सुनकर मुझे एहसास हुआ कि जब हम अपने रिश्तों की पूंजी को बहुत ज्यादा लोगों में बांट देते हैं तो उसकी गहराई कम होने लगती है। वो अपनी इस लोकप्रियता के बोझ तले दबा जा रहा था। एक ऐसा रोल स्ट्रेन जहां वो हर किसी की उम्मीद पूरी नहीं कर पा रहा था। रिश्तों का ये विज्ञान बड़ा ही दिलचस्प है। समाजशास्त्री कहते हैं कि हमारी क्षमता महज 150 लोगों तक ही सीमित है जिन्हें हम सही मायनों में अपना कह सकते हैं, जिसे डनबार नंबर, दूम्बर्स नंबर कहा जाता है। इसमें से भी सिर्फ 2 से 5 लोग ही हमारे उस सबसे करीबी दायरे का हिस्सा होते हैं जो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहते हैं। समीर शायद उस दायरे को भूलकर बस बाहर की परतों को बड़ा करने में लगा था। एक तरफ समीर था और दूसरी तरफ मेरा एक पुराना दोस्त था जो खुद को एक ब्रोकर की तरह देखता था। वो 2 अलग अलग दुनियाओं के बीच का पुल था। वो उन लोगों को मिलवाता था जिनका आपस में कोई वास्ता नहीं था। उसकी ताकत यह थी कि वो हर माहौल में खुद को ढाल लेता था, जैसे कोई गिरगिट अपना रंग बदलता है। वो एक हाई सेल्फ मॉनिटर था। उसे पता होता था कि कब चुप रहना है और कब अपनी हंसी थोड़ी तेज करनी है। लेकिन समीर और उसमें एक बुनियादी फर्क था। समीर जहां बस भीड़ इकट्ठा कर रहा था, मेरा वह दोस्त उन अलग अलग समूहों के बीच से नए विचार और मौके निकाल कर ला रहा था। इन सब के बीच आते हैं कन्वीनर्स। ये वे लोग हैं जो अपने इर्द गिर्द एक बहुत ही घना और अटूट विश्वास का घेरा बनाते हैं। इनके दोस्त भी आपस में एक दूसरे के गहरे दोस्त होते हैं। यहां भरोसा बहुत होता है, पर नयापन शायद कम। अगर हम सब ग्रेफाइट और हीरे की तरह एक ही कार्बन से बने हैं, तो सिर्फ हमारे रिश्तों की बनावट ही तय करती है कि हम अंदर से कितने मजबूत या कितने बिखरे हुए होंगे। जिंदगी का असली मजा शायद इनमें से किसी एक में बंधने में नहीं, बल्कि ये समझने में है कि कब हमें अपने दायरे को फैलाना है और कब उसे समेटकर गहराई में उतरना है। समीर के साथ उस शाम की बातचीत ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। हम सब अपनी जिंदगी में एक सोशल सिग्नेचर छोड़ते हैं। क्या हम सिर्फ लेन देन वाले नेटवर्किंग के पीछे भाग रहे हैं जो हमें अंदर से गंदा महसूस कराती है, या हम वाकई उन अदृश्य धागों को मजबूत कर रहे हैं जो हमें इंसान बनाते हैं? जेमिनी सेड। समीर की उस बात ने मुझे उस पुराने मोहल्ले की याद दिला दी जहां हम बचपन में रहते थे। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था, एकदम कन्वीनर टाइप। आपको याद है ना, वो पड़ोस जहां अगर आप अपने घर में छींकते भी थे तो शाम तक 4 घरों से कार्ड आ जाता था। वहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। अगर मैंने स्कूल बंक किया तो पापा के घर पहुंचने से पहले ही शर्मा जी ने उन्हें फोन करके बता दिया होता था।
इसे समाज शास्त्र की भाषा में क्लोजर कहते हैं। एक ऐसा बंद घेरा जहां जानकारी बिजली की तरह दौड़ती है। सुनने में बड़ा सुरक्षित लगता है, जैसे कोई मजबूत सुरक्षा कवच हो, लेकिन इसकी एक भारी कीमत भी होती है। जब हर कोई हर किसी को जानता है तो वहां प्राइवेसी या प्राइवेट स्पेस जैसी चीजें खत्म होने लगती है। वहां रिडंडेंसी बहुत होती है। वही पुरानी बातें, वही पुराने चुटकुले और वही पुराने नजरिए। मैंने समीर को गौर से देखा। वो अपनी चाय के कप को घुमा रहा था। मैंने उससे कहा कि देखो, ये जो तुम्हारा दायरा है, ये किसी बड़े मेले जैसा है, जहां रौनक तो बहुत है पर जुड़ाव कम है। लेकिन विक्रम को देखो, जो हमारा चचेरा भाई है, वो एक कन्वीनर का बेहतरीन उदाहरण है। उसके पास सिर्फ 7-8 दोस्त हैं, पर वे सब आपस में भी एक दूसरे के जान से प्यारे हैं। जब वे साथ बैठते हैं तो उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके बीच एक ऐसा साइकोलॉजिकल सेफ्टी वाला माहौल होता है जहां कोई किसी को जज नहीं करता। लेकिन दिक्कत तब आती है जब उस छोटे से घेरे में कोई नई बात नहीं पहुंचती। इसे इको चैम्बर कहते हैं, जहां आपकी अपनी ही आवाज गूंजकर वापस आती रहती है। आप वही सोचते हैं जो आपके 4 दोस्त सोचते हैं। दुनिया बदल जाती है, नए विचार आते हैं, पर उस बंद कमरे में ताजा हवा का झोंका नहीं आता। समीर मुस्कुराया और बोला, भैया, तो क्या मुझे विक्रम जैसा बन जाना चाहिए? मैंने हंसते हुए जवाब दिया कि लाइफ इतनी सिंपल नहीं है मेरे भाई। हम इंसानों में एक बड़ा अजीब स्वभाव होता है जिसे होमोफिली कहते हैं। हमें वे लोग पसंद आते हैं जो बिल्कुल हमारे जैसे होते हैं, जिनकी पसंद हमारी जैसी हो, जो वैसी ही भाषा बोलते हो या जिनका बैकग्राउंड हमारे जैसा हो। ये हमें सुकून देता है, हमें सुरक्षित महसूस कराता है, पर यही चीज हमें कुएं का मेंढक भी बना देती है। अगर हम सिर्फ अपने जैसों के बीच रहेंगे तो हम कभी वो डाइवर्सिटी नहीं देख पाएंगे जो दुनिया को रंगीन बनाती है। मुझे याद है, एक बार मैं एक ऑफिस पार्टी में था। वहां मैंने एक लड़के को देखा जो बिल्कुल चुपचाप एक कोने में खड़ा था। वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे शाम ढली, मैंने देखा कि वो कभी इस ग्रुप से बात कर रहा था, कभी उस ग्रुप से। वो दरअसल एक ब्रोकर था। वो उन 2 समूहों के बीच का पुल था जो शायद कभी आपस में बात नहीं करते। मार्केटर्स और इंजीनियर्स के बीच, या आर्टिस्ट्स और बिजनेसमैन के बीच। ऐसे लोग बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि वे इंफॉर्मेशन एडवांटेज रखते हैं। उनके पास वो जानकारी होती है जो दूसरों के पास नहीं है। वे जानते हैं कि एक दुनिया की समस्या का समाधान दूसरी दुनिया के पास छुपा हो सकता है। पर समीर, एक ब्रोकर होना थका देने वाला काम है। आपको हर समय अपनी पहचान बदलनी पड़ती है। आप एक गिरगिट की तरह हो जाते हैं जो माहौल के हिसाब से रंग बदलता है। इसे हाई सेल्फ मॉनिटरिंग कहते हैं। ऐसे लोग दूसरों की भावनाओं को पढ़ने में माहिर होते हैं। वे जानते हैं कि कब क्या बोलना है ताकि सामने वाला खुश हो जाए। पर अक्सर वे खुद को ही भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे सबके हैं, पर असल में वे कहीं के नहीं होते। उनकी अपनी कोई जड़ नहीं होती। मैंने समीर को एक किस्सा सुनाया, उस समय का जब मैं अपनी पहली नौकरी में था। वहां मेरा एक बॉस था जो चाहता था कि पूरी टीम एक परिवार की तरह रहे। वो हर शुक्रवार को हैप्पी आवर्स रखता था। शुरुआत में बड़ा अच्छा लगा, पर धीरे धीरे वो बोझ बनने लगा। जब काम और निजी रिश्तों के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है तो उसे मल्टीप्लेक्सिटी कहते हैं। यानी आपका सहकर्मी आपका दोस्त भी है, आपका पड़ोसी भी, और शायद आपका जिम पार्टनर भी। अगर ऑफिस में कोई बहस हो गई तो उसका असर जिम में भी दिखता था। कभी कभी रिश्तों में थोड़ी दूरी, थोड़ी लो डेंसिटी होना भी जरूरी है ताकि दम न घुटने लगे। रिश्तों के इस खेल में एक और चीज है
जो बहुत मायने रखती है, वो है प्रोपिनक्विटी। प्रोपिनक्विटी यानी नजदीकी। हम अक्सर उनसे दोस्ती करते हैं जो हमारे करीब होते हैं। कॉलेज में बेंच पर साथ बैठने वाला या ऑफिस में बगल वाले डेस्क वाला। ये सिर्फ सुविधा का मामला नहीं है, ये हमारे दिमाग की वायरिंग है। हम जितनी बार किसी को देखते हैं वो हमें उतना ही प्रेडिक्टेबल और भरोसेमंद लगने लगता है। पर आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां सब कुछ ऑनलाइन है, ये नजदीकी बदल गई है। अब हम हजारों मील दूर बैठे इंसान से जुड़े हुए हैं, पर शायद बगल वाले फ्लैट में रहने वाले का नाम तक नहीं जानते। समीर ने अपनी चाय खत्म की और खिड़की के बाहर देखने लगा। मैंने उसे महसूस करने दिया कि ये सब कितना गहरा है। ये सिर्फ नेटवर्किंग नहीं है, ये हमारी आत्मा का भूगोल है। हम कैसे जुड़ते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। क्या हम वो सुपर कनेक्टर बनना चाहते हैं जो हर किसी की मदद करना चाहता है पर खुद खाली हाथ रह जाता है, या हम वो कन्वीनर बनना चाहते हैं जो एक अभेद्य किला बना लेता है। मुझे उस पुराने मंदिर की याद आई जहां दादी हमें ले जाती थी। वहां एक बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें बहुत गहरी थी जो उसे मजबूती देती थी, जैसे एक कन्वीनर का नेटवर्क। पर उसकी शाखाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, जो पंछियों को पनाह देती थी और नई जगहों तक पहुंचती थी, जैसे एक एक्सपेंशनिस्ट या ब्रोकर का दायरा। शायद हमें भी उसी बरगद जैसा बनना है, जड़ों में गहराई और शाखाओं में फैलाव। हमें यह समझना होगा कि हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता। कुछ रिश्ते स्ट्रॉन्ग टाइज होते हैं, मजबूत धागे जैसे परिवार और पुराने दोस्त, और कुछ वीक टाइज होते हैं, कच्चे धागे जैसे वे लोग जिनसे हम कभी कभी मिलते हैं। अक्सर हमें लगता है कि सिर्फ मजबूत धागे ही काम के हैं, पर सच तो यह है कि नई नौकरियां, नए विचार और बड़े बदलाव अक्सर उन कच्चे धागों से ही आते हैं। वे हमें हमारी अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर निकालते हैं। शाम की हवा थोड़ी ठंडी होने लगी थी। समीर ने जैकेट पहनी और बोला, भैया, मुझे लगता है मैं बस भीड़ में खो गया था। मैंने इतने सारे धागे पकड़ रखे थे कि मुझे पता ही नहीं चला कि कौन सा मजबूत है और कौन सा बस उलझा हुआ है। मैंने उसे थपकी दी और कहा कि यह एहसास ही पहला कदम है। अपनी सोशल केमिस्ट्री को समझना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है, एक कला है जिसे हम हर रोज सीखते हैं। हमें अपनी ऊर्जा को सही जगह निवेश करना सीखना होगा। क्या हम उन लोगों के साथ वक्त बिता रहे हैं जो हमें बेहतर बनाते हैं, या हम बस ऑब्लिगेशन यानी मजबूरी में रिश्ते निभा रहे हैं? कभी कभी पीछे हटना भी जरूरी होता है। अपने नेटवर्क को प्रून करना, यानी जैसे माली पौधों की छंटाई करता है ताकि वे बेहतर बच सके। बेमतलब के जुड़ाव जो सिर्फ मानसिक थकान देते हैं, उन्हें छोड़ना ही समझदारी है। ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये खुद को बचाने का एक तरीका है। जब हम फालतू की शोर शराबे वाली भीड़ को कम करते हैं, तभी हमें उन आवाजों की गहराई सुनाई देती है जो वाकई मायने रखती है। समीर अब पहले से कहीं ज्यादा शांत लग रहा था। उसे समझ आ रहा था कि उसकी लोकप्रियता उसका गहना हो सकती है, पर उसकी पहचान नहीं। उसे अपनी उस जादुई शख्सियत का इस्तेमाल रिश्तों को गहरा करने में करना था, न कि सिर्फ उनकी संख्या बढ़ाने में। जिंदगी के इस नक्शे पर हम सब अपनी अपनी लकीरें खींच रहे हैं, कोई सीधी, कोई टेढ़ी, कोई बहुत उलझी हुई। पर सबसे जरूरी यह है कि वो नक्शा हमें कहीं पहुंचाए, न कि हमें गोल गोल घुमाता रहे। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस यात्रा में हम सिर्फ शब्दों को नहीं, बल्कि उन भावनाओं को भी टटोल रहे हैं जो हमारे सामाजिक अस्तित्व की बुनियाद है। रिश्तों का ये विज्ञान हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं, पर हमें यह भी तय करना है कि हम किसके साथ हैं और क्यों हैं। क्या हमारा जुड़ाव सिर्फ जरूरत पर टिका है, या उसमें वो निस्वार्थ भाव है जो हमें वाकई एक इंसान बनाता है? शायद असली जादुई नक्शा वही है जहां हम दूसरों को रास्ता दिखाते हुए खुद को भी ढूंढ ले।
अगले दिन सुबह की सैर पर जब मैं और समीर निकले तो हवा में एक ताजगी थी। बाजार अभी खुल ही रहा था। मैंने देखा कि नुक्कड़ पर खड़ा वो चाय वाला हर किसी से बात कर रहा था, सब्जी वाले से भी, दफ्तर जाने वाले बाबू से भी और उन रईस लोगों से भी जो अपनी बड़ी गाड़ियों से उतरकर वहां चाय पीने आते थे। वो चाय वाला उन सब के लिए एक पुल की तरह था। वो जानता था कि शहर के उस कोने में क्या चल रहा है और इस गली में क्या होने वाला है। वो एक आदर्श ब्रोकर था। मैंने समीर का ध्यान उसकी तरफ खींचते हुए कहा, समीर, देखो उसे, वो सिर्फ चाय नहीं बेच रहा, वो सूचनाओं का व्यापार कर रहा है। समीर ने सिर हिलाया। मैंने उसे समझाया कि अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे सबसे करीबी दोस्त ही हमारे लिए सबसे मददगार साबित होंगे, पर हकीकत कुछ और होती है। समाजशास्त्र में एक बहुत मशहूर विचार है, द स्ट्रेंथ ऑफ वीक टाइज, द स्ट्रेंथ ऑफ वीक टाइज। हमारे वे दोस्त जो हमारे जैसे नहीं है, जो हमारे रोजाना के घेरे से बाहर हैं, वे ही हमें नई दुनिया से मिलवाते हैं। अगर मैं और तुम एक ही जैसे लोगों के साथ रहेंगे तो हम वही पुरानी बातें करेंगे, वही पुराने मौके हमारे सामने आएंगे। पर वो दूर का रिश्तेदार या वो पुराना सहकर्मी जिससे तुम साल में एक बार मिलते हो, उसके पास शायद ऐसी जानकारी हो जो तुम्हारे पूरे ग्रुप के पास नहीं है। वे कच्चे धागे ही हमें नए अवसरों की ओर ले जाते हैं। समीर ने पूछा, लेकिन भैया, क्या ब्रोकर होना थका देने वाला नहीं है? उसे तो हर किसी की भाषा बोलनी पड़ती होगी। मैंने उसे टॉर्चर्ड ब्रोकर के बारे में बताया। जब कोई इंसान दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच खड़ा होता है तो वो अक्सर खुद को अकेला महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि वो न तो इस किनारे का है न उस किनारे का। लोग उसे अक्सर अनिरंतर या कम सहानुभूति वाला समझने लगते हैं। उसे एक व्याख्याकार या इंटरप्रेटर की तरह काम करना पड़ता है। इस ग्रुप की बात को उस ग्रुप को समझाना, इसमें बहुत कॉग्निटिव लोड होता है। आपको हर पल सचेत रहना पड़ता है कि आप किसके साथ हैं और आपको क्या बोलना है। तभी हमारे पास से एक आदमी गुजरा जो फोन पर बहुत जोर जोर से बातें कर रहा था और बिना किसी झिझक के अपनी राय रख रहा था। उसे देखकर मुझे ब्लर्टर्स की याद आई। मैंने समीर से कहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी फिल्टर के अपनी बात कह देते हैं। वे जो सोचते हैं वही बोलते हैं। इसे ब्लर्टिंग कहते हैं। ऐसे लोग शुरुआत में बहुत आकर्षक, दिलचस्प और ईमानदार लगते हैं। वे महफिल की जान होते हैं, लेकिन एक ब्रोकर के लिए यह स्वभाव बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर आप बिना सोचे समझे जानकारी इधर की उधर कर दें तो लोग आप पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। रिश्तों में एक बारीक संतुलन की जरूरत होती है, ये जानने की कि कब अपनी बात को रोकना है और कब दूसरों की बात को सुनना है। बाजार की भीड़ अब बढ़ने लगी थी। मैंने समीर से कहा कि हमारे रिश्ते सिर्फ हमारी मर्जी से नहीं, बल्कि हमारे भूगोल यानी प्रोपिनक्विटी से भी तय होते हैं। तुम ऑफिस में किसके पास बैठते हो, तुम्हारा केबिन लिफ्ट के पास है या कोने में, यह तय करता है कि तुम किससे मिलोगे और तुम्हारे रिश्ते कैसे बनेंगे। अगर तुम एक ऐसे कोने में बैठे हो जहां से कोई गुजरता ही नहीं, तो तुम चाहकर भी एक बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाओगे। हमारी भौतिक दुनिया हमारे सामाजिक नेटवर्क का नक्शा तैयार करती है। जो लोग लिफ्ट या कॉफी मशीन के पास बैठते हैं, उनके पास ब्रोकर बनने के मौके ज्यादा होते हैं, क्योंकि वे अलग अलग विभागों के लोगों से टकराते रहते हैं। समीर थोड़ा हैरान था। उसने शायद कभी नहीं सोचा था कि उसकी डेस्क की जगह उसके करियर और रिश्तों को इतना प्रभावित कर सकती है। मैंने उसे बताया कि कैसे कुछ वैज्ञानिक लैब्स में लोग सिर्फ अपने जैसों के साथ काम करना पसंद करते हैं, जिसे होमोफिली कहते हैं। अगर किसी लैब में सिर्फ एक ही तरह के बैकग्राउंड के लोग होंगे तो वहां नई खोज होने की संभावना कम हो जाती है। क्रिएटिविटी अक्सर तब आती है जब दो अलग अलग विचारों के बीच का खालीपन यानी स्ट्रक्चरल होल
स्ट्रक्चरल होल भरा जाता है। वो इंसान जो इन खाली जगहों को भरता है वही सबसे ज्यादा रचनात्मक होता है। चलते चलते हम एक पार्क में पहुंच गए। वहां कुछ बुजुर्ग बेंच पर बैठकर चुपचाप अखबार पढ़ रहे थे और कुछ आपस में हंस-हंस कर बातें कर रहे थे। मैंने समीर से कहा, देखो, इन सबका अपना एक सोशल सिग्नेचर। कुछ लोग होते हैं जो एक बार किसी से मिल ले तो वे उसे कभी नहीं भूलते, जैसे समीर खुद है। और कुछ होते हैं जो अपने छोटे से पुराने दोस्तों के ग्रुप में ही खुश रहते हैं। इनमें से कोई भी गलत नहीं है, बस हर किसी की जरूरत अलग है। लेकिन समीर, रिश्तों की इस केमिस्ट्री में रिस्पॉन्सिवनेस सबसे जरूरी चीज है। जब कोई आपसे अपनी परेशानी साझा करता है तो आप उसे कितनी संवेदनशीलता से सुनते हैं, यही आपके रिश्ते की गहराई तय करता है। टॉर्चर्ड ब्रोकर्स अक्सर इसमें मात खा जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग हमेशा अगली कड़ी जोड़ने में लगा रहता है। वे प्रेजेंट नहीं रह पाते। वे शरीर से तो वहां होते हैं पर दिमाग से कहीं और किसी दूसरे नेटवर्क में। मैंने समीर को उस समय की याद दिलाई जब वो अपने एक दोस्त की शादी में गया था और वहां भी वो बस नए लोगों से हाथ मिलाने और बिजनेस कार्ड बांटने में लगा था। मैंने उससे कहा, उस दिन तुमने बहुत सारे धागे तो जोड़ लिए, पर क्या तुमने किसी के साथ वाकई एक पल भी साझा किया? क्या तुमने महसूस किया कि वो दोस्त उस दिन कैसा महसूस कर रहा था? समीर चुप हो गया। उसे समझ आ रहा था कि उसकी एक्सपेंशनिस्ट फितरत उसे हर जगह पहुंचा तो रही है, पर कहीं ठहरने नहीं दे रही। रिश्तों का जाल बुनना एक कला है, पर उस जाल में खुद को उलझा लेना एक गलती। हमें सेल्फ मॉनिटरिंग की कला सीखनी होगी। ये जानना कि कब हमें एक ब्रोकर की तरह दुनियाओं को जोड़ना है और कब एक कन्वीनर की तरह अपनों को गले लगाना है। ये सिर्फ लोगों से मिलने के बारे में नहीं है, ये खुद को पहचानने के बारे में है। हम अपनी आंखों से दुनिया को वैसा ही देखते हैं जैसा हमारा नेटवर्क होता है। अगर हमारा नेटवर्क छोटा और बंद है तो हमारी दुनिया भी छोटी होगी। अगर वो बहुत फैला हुआ है तो शायद वो धुंधला होगा। समीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, भैया, मुझे लगता है कि मैं अब तक सिर्फ दरवाजों पर दस्तक दे रहा था, कभी किसी घर के अंदर जाकर बैठा ही नहीं। उसकी ये बात सुनकर मुझे लगा कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस चर्चा में हम धीरे धीरे उन परतों को खोल रहे हैं जो हमारे व्यक्तित्व को दूसरों के साथ जोड़ती है। ये सफर अभी लंबा है, पर समीर की आंखों में अब वो चमक थी जो सिर्फ जानकारी से नहीं बल्कि रियलाइजेशन से आती है। हमें अपनी सोशल केमिस्ट्री को फिर से लिखने की जरूरत है ताकि हम सिर्फ जुड़े हुए न लगें बल्कि वाकई एक दूसरे के करीब हों। रात का खाना खाते वक्त मैंने समीर के चेहरे पर वो थकान देखी जो नींद की कमी से नहीं बल्कि सोशल एग्जॉशन से आई थी। उसका फोन बगल में रखा रह रहकर थरथरा रहा था। कभी किसी का मैसेज, कभी किसी का कॉल। वो उन सबको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी नजर बार बार स्क्रीन पर चली जाती थी। मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, समीर, ये जो तुम्हारी पॉपुलैरिटी है ना, इसकी एक बहुत बड़ी मेंटेनेंस कॉस्ट है। तूने इतने सारे दरवाजे खोल रखे हैं कि अब तुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सी हवा ताजा है और कौन सी बस शोर लेकर आ रही है। समीर ने एक लंबी सांस ली और फोन को उल्टा करके रख दिया। उसने मुझसे पूछा कि क्या बहुत सारे लोगों को जानना वाकई एक बोझ है। मैंने उसे समझाया कि देख, जब तू एक एक्सपेंशनिस्ट बनता है तो तू अनजाने में एक अदृश्य श्रम या इनविजिबल लेबर में फंस जाता है। हर उस इंसान को याद रखना जिससे तू मिला है, उसे जन्मदिन पर विश करना, उसके छोटे मोटे कामों में मदद करना। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर यह तेरे दिमाग के कॉग्निटिव लोड को बढ़ा देता है। जैसे कंप्यूटर में बहुत सारे टैब्स खुल जाएं
तो वो हैंग होने लगता है। वैसे ही तेरा दिमाग भी इन सैकड़ों वीक टाइज को संभालते संभालते थक गया है। रिसर्च कहती है कि जो लोग बहुत बड़े नेटवर्क के मालिक होते हैं वे अक्सर खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस करते हैं। इसे लोनलीनेस इन अ क्राउड कहते हैं। तेरे पास हजारों लोग हैं जिनसे तू हेलो कर सकता है, पर क्या उनमें से कोई ऐसा है जिसके सामने तू बिना सोचे अपनी कमजोरियां रख सके? तभी मुझे हमारे एक पुराने पड़ोसी मिस्टर खन्ना की याद आई। वे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, पर उनके रिश्तों का तरीका बिल्कुल अलग था। वे मल्टीप्लेक्सिटी में यकीन रखते थे। इसका मतलब है एक ही इंसान के साथ कई तरह के रिश्ते होना। मिस्टर खन्ना का जो बिजनेस पार्टनर था वही उनका सबसे पुराना दोस्त भी था और वही उनका पड़ोसी भी। सुनने में यह बड़ा रिस्की लगता है, क्योंकि अगर एक जगह अनबन हुई तो सब कुछ बिखर सकता है। इसे रोल स्ट्रेन कहते हैं, जब आपको समझ नहीं आता कि आप इस वक्त दोस्त की तरह बात कर रहे हैं या पार्टनर की तरह। लेकिन इसकी एक बड़ी ताकत भी है। जब रिश्तों की परतें इतनी गहरी होती हैं तो ट्रस्ट यानी भरोसा अपने आप बढ़ जाता है। आपको पता होता है कि सामने वाला इंसान सिर्फ फायदे के लिए नहीं बल्कि जड़ों से आपसे जुड़ा है। समीर को मैंने बताया कि उसके पास रीच तो बहुत है, पर डेप्थ की कमी है। रिश्तों की केमिस्ट्री में स्ट्रांग टाइज वे मजबूत रस्सियां हैं जो हमें तूफान में थामे रखती है। ये वे लोग हैं जिनके साथ हम मल्टीप्लेक्स रिश्ते रखते हैं। समीर ने पूछा कि क्या इसका मतलब है कि मुझे नए लोगों से मिलना बंद कर देना चाहिए? मैंने कहा, अरे नहीं भाई, संतुलन ही तो सब कुछ है। जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर हमारा नेटवर्क सिग्नेचर बदलता रहता है। जब हम कॉलेज में होते हैं तो हम एक्सपेंशनिस्ट होते हैं। हमें नए चेहरों की तलाश होती है, हमें दुनिया देखनी होती है। फिर जब हम करियर बनाने निकलते हैं तो हमें ब्रोकर्स की जरूरत होती है जो हमें नए मौकों तक ले जाए। और जब हम उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां स्थिरता और शांति मायने रखती है तो हम अक्सर कन्वीनर्स बन जाते हैं। हम अपनी पुरानी दोस्ती को और मजबूत करते हैं। दिक्कत तब आती है जब हम अपनी मौजूदा जरूरत को पहचाने बिना पुराने धर्रे पर चलते रहते हैं। तू अभी उस मोड़ पर है जहां तुझे क्वालिटी और क्वांटिटी के बीच एक लकीर खींचनी होगी। समीर ने अपनी थाली की ओर देखते हुए कहा, भैया, मुझे याद है जब पापा बीमार हुए थे तो मेरे उन सैकड़ों दोस्तों में से सिर्फ 2 ही अस्पताल आए थे। बाकी सबने बस मैसेज करके हाल पूछ लिया था। उसकी आवाज में एक भारीपन था। मैंने उसे बताया कि यही वो सच है जिसे हम अक्सर अपनी चमकदार सोशल मीडिया लाइफ के पीछे छुपा देते हैं। सोशल सपोर्ट सिर्फ जानकारी शेयर करने का नाम नहीं है, वो इमोशनल रेजोनेंस है। जब हमारी भावनाएं दूसरों के साथ एक ही लय में बजती है तभी हमें वाकई जुड़ाव महसूस होता है। मैंने उसे एक और दिलचस्प बात बताई जो अक्सर जेंडर के हिसाब से भी बदलती है। अक्सर देखा गया है कि महिलाएं अपने नेटवर्क में इमोशनल लेबर ज्यादा करती है। वे रिश्तों को गहराई से सींचती है, जबकि पुरुष अक्सर यूटिलिटेरियन यानी जरूरत के हिसाब से नेटवर्क बनाते हैं। पर इसमें कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। आज की दुनिया में हर किसी को इन दोनों का मिश्रण होना जरूरी है। हमें सपोर्टिव फ्रेंड्स अभी चाहिए और वे सस्पेंसफुल कनेक्शंस भी जो हमें चुनौती दे। रात काफी हो गई थी, बाहर सड़कों का शोर भी अब कम हो गया था। मैंने समीर से कहा कि कल जब तू उठेगा तो अपने फोन को देखने से पहले खुद से पूछना कि आज तू किन 3 लोगों को वाकई अपना वक्त देना चाहता है। वक्त ही वो सबसे महंगी चीज है जो हम किसी को दे सकते हैं। इसे उन लोगों पर खर्च मत कर जो इसे सिर्फ कंज्यूम करना चाहते हैं, बल्कि उन पर निवेश कर जो इसे मल्टीप्लाई करना जानते हैं। समीर ने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया
उसे शायद अब समझ आ रहा था कि रिश्तों का गणित जोड़ घटाना नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें अगर आप गलत तत्व मिला दें तो धमाका हो सकता है, पर अगर सही संतुलन बना रहे तो ये आपकी पूरी जिंदगी को रोशन कर सकता है। रिश्तों का ये ह्यूमन डिजाइन हमें सिखाता है कि हम कोई रोबोट नहीं है जो हर किसी से जुड़े रहें। हम इंसान हैं जिन्हें सुकून और समझ की जरूरत होती है। जैसे जैसे हम इस बातचीत में गहरे उतर रहे थे, मुझे महसूस हुआ कि समीर के अंदर की वो छटपटाहट अब शांत हो रही थी। वो अब एक टॉर्चर्ड ब्रोकर की तरह महसूस नहीं कर रहा था, जो हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को खो देता है। उसे समझ आ रहा था कि ना कहना भी एक तरह का आत्मसम्मान है और अपने करीबियों के लिए एक तोहफा भी। जब हम दूसरों को ना कहते हैं, तभी हम अपनों को पूरी तरह से हाँ कह पाते हैं। जिंदगी के इस ताने बाने में हम अक्सर उन बारीक जालों को अनदेखा कर देते हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए बने होते हैं। हमें लगता है कि हमें उड़ना है, पर हम भूल जाते हैं कि उड़ने के लिए भी जमीन पर एक मजबूत पकड़ होनी चाहिए। वो पकड़ हमारे वे मल्टीप्लेक्स रिश्ते ही देते हैं जो हमें हर हाल में स्वीकार करते हैं। समीर अब अपनी उस जादुई शख्सियत को सिर्फ बाहर की चमक के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए इस्तेमाल करने को तैयार था। ये सफर अभी आधा ही हुआ है, पर उसकी दिशा अब साफ थी। कुछ दिनों बाद समीर की नौकरी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। वो काफी उत्साहित था, लेकिन साथ ही थोड़ा डरा हुआ भी। प्रोजेक्ट की टीम नई थी और माहौल में वो पुरानी सहजता नहीं थी। एक सुबह उसने मुझे ऑफिस से फोन किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी खिन्नता थी। उसने बताया कि उसकी टीम का एक सीनियर हर छोटी बात पर उसे टोकता है और सबके सामने उसकी गलतियां निकालता है। समीर बोला, भैया, मुझे यहां काम करने में बहुत घुटन हो रही है। ऐसा लगता है जैसे मैं हर समय किसी की निगरानी में हूं। मैंने उसे समझाया कि ये सिर्फ उसकी अपनी परेशानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी सामाजिक बीमारी है जिसे इंसिविलिटी कहते हैं। जब ऑफिस में या किसी भी समूह में शिष्टाचार की कमी होने लगती है और लोग एक दूसरे के प्रति रूखे होने लगते हैं, तो उसका असर सिर्फ मन पर ही नहीं, बल्कि काम की गुणवत्ता पर भी पड़ता है। रिसर्च कहती है कि अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ काम कर रहे हैं जो बदतमीज या रूखा है, तो आपकी रचनात्मकता और सोचने की क्षमता आधे से भी कम रह जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप बिना सोए 30 घंटे काम कर रहे हों। समीर को यह जानकर हैरानी हुई कि उस एक इंसान का व्यवहार उसकी पूरी टीम की परफॉर्मेंस को गिरा रहा था। मैंने उसे गूगल के एक मशहूर अध्ययन प्रोजेक्ट एरिस्टोटल के बारे में बताया। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ने हजारों डॉलर खर्च किए ये जानने के लिए कि एक परफेक्ट टीम कैसे बनती है। उन्हें लगा था कि अगर वे सबसे तेज दिमाग वाले लोगों को एक साथ बिठा देंगे तो करिश्मा हो जाएगा, पर वे गलत थे। उन्होंने पाया कि सबसे अच्छी टीम वो नहीं होती जिसमें सबसे ज्यादा होशियार लोग हों, बल्कि वो होती है जहां साइकोलॉजिकल सेफ्टी हो, यानी एक ऐसा माहौल जहां लोग अपनी बात बिना किसी डर के रख सकें, जहां गलती करने पर उन्हें नीचा न दिखाया जाए और जहां हर कोई एक दूसरे की बात को ध्यान से सुने। समीर ने पूछा, लेकिन भैया, मैं उस सीनियर को कैसे बदलूं? मैंने उसे बताया कि तू उसे नहीं बदल सकता, पर तू अपने आसपास की सोशल केमिस्ट्री को जरूर नियंत्रित कर सकता है। अक्सर हम ऑफिस में मेंटोर्स और स्पॉन्सर्स के बीच के फर्क को नहीं समझ पाते। मेंटर वो होता है जो तुझे सलाह देता है, तुझे सिखाता है और तेरी बातों को सुनता है, लेकिन स्पॉन्सर वो होता है जिसके पास ताकत होती है, जो उस कमरे में मौजूद होता है जहां तेरे भविष्य के फैसले लिए जा रहे हैं। तुझे अपनी टीम में सिर्फ दोस्ती नहीं ढूंढनी, बल्कि ऐसे सहयोगी भी ढूंढने हैं जो तेरी काबिलियत पर भरोसा करें और जरूरत पड़ने पर तेरे लिए आवाज उठा सके। मैंने समीर को याद दिलाया कि कैसे कुछ लोग रिश्तों को नेचुरल मानते हैं
और कुछ उन्हें रणनीतिक, स्ट्रैटेजिक तरीके से देखते हैं। कुछ प्यूरिस्ट्स होते हैं जिन्हें लगता है कि नेटवर्किंग करना गंदा काम है। उन्हें लगता है कि रिश्ते अपने आप बनने चाहिए। पर हकीकत यह है कि अगर हम रिश्तों को समय और ध्यान नहीं देंगे तो वे मुरझा जाएंगे। रिश्तों में निवेश करना कोई लालच नहीं है, ये एक जरूरत है। समीर अपनी टीम में जिस तरह का घुटन महसूस कर रहा था, उसका समाधान सिर्फ काम में नहीं बल्कि उन अदृश्य धागों को मजबूत करने में था जो टीम के बाकी सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तभी मैंने उसे इमोशनल लेबर के बारे में एक और बात बताई। हम अक्सर ऑफिस में अपनी सच्ची भावनाओं को दबाकर एक मुखौटा पहन लेते हैं। हम मुस्कुराते हैं जब हम दुखी होते हैं और शांत रहते हैं जब हम गुस्से में होते हैं। इसे निभाने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है। अगर टीम में साइकोलॉजिकल सेफ्टी नहीं है तो ये बोझ और बढ़ जाता है। समीर को अपनी टीम में वो इंसान बनना था जो दूसरों की बात को न सिर्फ सुने बल्कि उसे रिस्पॉन्ड भी करे। समीर ने गहरी सांस ली और कहा, भैया, मैं हमेशा सोचता था कि अगर मैं अपना काम ठीक से करूं तो सब कुछ ठीक रहेगा। पर अब समझ आ रहा है कि मेरा काम सिर्फ मेरा नहीं है, वो उन सब लोगों के बीच के संबंधों का नतीजा है जिनके साथ मैं काम करता हूं। मैंने उसे थपकी दी और कहा कि यही असली समझदारी है। हमारी सफलता का नक्शा सिर्फ हमारी मेहनत से नहीं बल्कि उन लोगों के समर्थन से बनता है जिन्हें हम अपने साथ लेकर चलते हैं। उस शाम हमने बैठकर एक लिस्ट बनाई उन लोगों की जो समीर की इनर सर्कल का हिस्सा थे। हमने देखा कि उसमें ऐसे लोग भी होने चाहिए जो उसे जानकारी दे, जो उसे फीडबैक दे और जो उसे उस वक्त संभाले जब काम का दबाव बढ़ जाए। एक संतुलित नेटवर्क वह है जहां आपके पास सिर्फ दोस्त ही ना हो बल्कि वे पिलर्स भी हो जो आपको गिरने न दे। समीर अब अपनी ऑफिस की उन उलझनों को एक नई नजर से देख रहा था। उसे समझ आ रहा था कि वो सीनियर जो उसे परेशान कर रहा था, वो दरअसल उस पूरी टीम की केमिस्ट्री को खराब कर रहा था और उसका मुकाबला सिर्फ काम से नहीं बल्कि बेहतर कनेक्शंस से किया जा सकता है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस चर्चा में हम देख रहे हैं कि कैसे हमारे सामाजिक रिश्ते हमारी मानसिक शांति और पेशेवर सफलता को गहराई से प्रभावित करते हैं। समीर का सफर अब एक नए मोड़ पर था। वो अब सिर्फ एक एक्सपेंशनिस्ट नहीं था जो सबको खुश करना चाहता था, बल्कि वो एक जागरूक इंसान बन रहा था जो जानता था कि उसे किसके साथ खड़ा होना है और किन रिश्तों को प्राथमिकता देनी है। जिंदगी का ये गणित कभी कभी मुश्किल लगता है, पर अगर आप इसके पीछे के पैटर्न को समझ लें तो हर गुत्थी सुलझ सकती है। प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद एक सुकून भरी शाम को मैं और समीर अपने घर की छत पर बैठे थे। ढलते सूरज की नारंगी रोशनी पूरे शहर को एक अजीब सी शांति में डुबो रही थी। समीर ने अपना फोन निकाला, पर इस बार वो किसी को मैसेज करने के लिए नहीं बल्कि उस पुरानी लिस्ट को देखने के लिए था जो हमने बनाई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, आज पहली बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने रिश्तों का मालिक हूं, उनका गुलाम नहीं। पहले मैं सोचता था कि अगर मैंने किसी का फोन नहीं उठाया या किसी इवेंट में नहीं गया तो मैं पीछे छूट जाऊंगा। पर अब समझ आ रहा है कि असली ताकत कनेक्टेड दिखने में नहीं बल्कि सही मायने में जुड़े होने में है। मैंने आसमान की तरफ देखते हुए उससे एक सवाल पूछा, समीर, क्या तुझे पता है कि इस दुनिया में 7 अरब से ज्यादा लोग हैं, पर तू उनमें से किसी तक भी पहुंच सकता है? उसने हैरानी से मुझे देखा। मैंने उसे 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन के उस मशहूर विचार के बारे में बताया। यह सिर्फ एक किताबी बात नहीं है बल्कि ये एक एहसास है कि हम सब एक दूसरे से सिर्फ 6 या उससे भी कम लोगों की दूरी पर हैं। एक राष्ट्रपति, वेनिस का एक नाविक या दुनिया के किसी भी कोने में बैठा कोई अजनबी, हम सब एक ऐसे अदृश्य जाल का हिस्सा है जो पूरी मानवता को आपस में जोड़ता है।
ये बात सुनने में बड़ी सुकून देने वाली लगती है, पर साथ ही ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। हमें सिर्फ उन 6 लोगों को ढूंढना है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सके। समीर ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, तो इसका मतलब है कि हम कभी अकेले नहीं हैं? मैंने कहा, बिल्कुल, पर असली चुनौती यह है कि हम उस जाल में अपनी जगह कहां बनाते हैं। अक्सर हम इस बात से घबरा जाते हैं कि दुनिया इतनी बड़ी है और हम इतने छोटे, पर जब हम अपनी सोशल केमिस्ट्री को समझ लेते हैं तो वो डर खत्म हो जाता है। चाहे तू कन्वीनर बनकर अपने अपनों का मजबूत किला बनाए, ब्रोकर बनकर अलग अलग दुनियाओं के बीच का पुल बने, या एक्सपेंशनिस्ट बनकर नए बीजों को बोए, हर स्टाइल की अपनी एक खूबसूरती है। सबसे जरूरी यह है कि तेरा वो सोशल सिग्नेचर तेरे अपने मूल्यों और तेरी आत्मा की आवाज से मेल खाता हो। मैंने उसे समझाया कि जिंदगी के अलग अलग दौर में हमें अपनी खाल बदलनी पड़ती है। कभी हमें गहराई की जरूरत होती है तो कभी विस्तार की। यह कोई पक्का नियम नहीं है कि अगर तू आज एक एक्सपेंशनिस्ट है तो ताउम्र वही रहेगा। हम अपनी मर्जी से अपने नेटवर्क का नक्शा बदल सकते हैं, और यही वो आजादी है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। रिश्तों का ये विज्ञान हमें सिर्फ सफल होना नहीं सिखाता, बल्कि हमें सोशल वेलबींग यानी सामाजिक खुशहाली की ओर ले जाता है। खुशहाली का मतलब सिर्फ हंसना मुस्कुराना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि हमारे पास एक ऐसा आधार है जो हमें गिरने नहीं देगा। समीर अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और स्थिर लग रहा था। उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ जानकारी से नहीं बल्कि आत्मबोध से आती है। उसने मुझसे पूछा, भैया, क्या आपको लगता है कि लोग बदल सकते हैं? क्या कोई ऐसा इंसान जो हमेशा से अकेला रहा हो, वो भी एक गहरा नेटवर्क बना सकता है? मैंने जवाब दिया कि बिल्कुल, ये सब हमारे ह्यूमन डिजाइन का हिस्सा है। हमारा दिमाग नई कड़ी जोड़ने के लिए ही बना है। बस जरूरत है तो थोड़ी सी जागरूकता की और थोड़ा सा साहस दिखाने की। किसी अजनबी से बात करना, किसी पुराने दोस्त को बिना किसी मतलब के फोन करना, या अपने ऑफिस में किसी की बात को सिर्फ सुनना, ये छोटी छोटी चीजें ही उस बड़े नक्शे को बदल देती है। जैसे जैसे अंधेरा गहराने लगा और शहर की बत्तियां जलने लगी, मुझे महसूस हुआ कि समीर के साथ की ये बातचीत सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए भी एक सबक थी। हम अक्सर दूसरों को सिखाते सिखाते खुद भूल जाते हैं कि रिश्तों में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हम सब बस कोशिश कर रहे हैं। हम सब उस कच्चे धागे और पक्की रस्सी के बीच झूल रहे हैं। कभी हम किसी के लिए पुल बनते हैं तो कभी कोई हमारे लिए दीवार बन जाता है, पर अंत में जो चीज बचती है वो एहसास कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। समीर ने उठते हुए अपनी जैकेट झाड़ी और बोला, भैया, कल सुबह मैं उस पुराने सहकर्मी को फोन करूंगा जिससे मैंने 2 साल से बात नहीं की। कोई काम नहीं है, बस यूं ही पूछूंगा कि वो कैसा है। उसकी ये बात सुनकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। यही तो वो कच्चा धागा, वीक टाई है जो कल को कोई नया रास्ता खोल सकता है, या शायद सिर्फ एक पुरानी याद को ताजा कर दे। दोनों ही सूरतों में ये एक सार्थक कदम था। हमने छत से नीचे उतरते वक्त एक दूसरे का हाथ थामा। वो छुअन भी एक तरह का जुड़ाव थी, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग टाई जो हमें जड़ों से जोड़े रखता है। रिश्तों की ये केमिस्ट्री महज एक विज्ञान नहीं, एक कला है जिसे हम हर दिन अपनी गलतियों और अपनी मुलाकातों से सीखते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे पास जो सबसे कीमती चीज है वो है ध्यान, अटेंशन। हम अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं वही तय करता है कि हमारा जीवन कैसा होगा। अगर हम अपना ध्यान दूसरों की जरूरतों और भावनाओं पर लगाएंगे तो हमारा नेटवर्क खुद ब खुद एक बगीचे की तरह खिल उठेगा। अब रात पूरी तरह उतर आई थी। समीर अपने कमरे में चला गया और मैं अपनी खिड़की के पास खड़ा बाहर की रोशनी को देखने लगा। मुझे याद आया
कि कैसे हर इंसान एक छोटे से बिंदु की तरह है, और जब ये बिंदु आपस में मिलते हैं तो एक बेहद खूबसूरत तस्वीर बनती है। हमारी जिम्मेवारी बस इतनी है कि हम अपनी लकीर को सही दिशा में खींचे। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस यात्रा में हमने समझा कि कैसे हमारे सामाजिक पैटर्न हमारी नियति तय करते हैं। रिश्तों का ये सफर कभी खत्म नहीं होता, ये बस नए मोड़ लेता रहता है। उम्मीद है कि समीर की कहानी और इन विचारों ने आपके अंदर भी उन अदृश्य धागों को टटोलने की प्रेरणा दी होगी। याद रखिए, आप जो भी स्टाइल चुने, बस उसमें अपनी सच्चाई और अपनी सहानुभूति को कभी कम मत होने दीजिए, क्योंकि आखिर में हम सब सिर्फ एक दूसरे से जुड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की एक प्रस्तुति थी। अपनी सोशल केमिस्ट्री को समझते रहिए, खुद को पहचानते रहिए और उस बरगद के पेड़ की तरह बनिए जिसकी जड़ें गहराई में हों और शाखाएं आसमान छू रही हों। शांत रहिए, गहराई में उतरिए और अपनों के करीब रहिए। शुक्रिया